Hi, this is Ritesh Singh, and in this lecture, I'm going to talk about the environment, introduction, definition, and component, the atmosphere. Now, the term environment has been derived from a French word environner. It means to surround. It refers to both the abiotic and the biotic environment. Now, the biotic means the living things. If you find living things are there, it means it is a part of the biotic environment. And on the other hand, we have the abiotic, it means the non-living things. So environment basically surrounding ही है. जो भी चीज़ आपको surround कर रही है, that becomes the environment. Now, environment is the sum total of conditions that surrounds us at a given point of time and space. ये बहुत important है. टाइम और स्पेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मे बी 2000 साल पहले जो इन्वायरमेंट था आज वो अलग होगा. तो whenever you are defining environment, it has to consider its time and space. Now, it comprised of interacting system of physical, biological, cultural elements, which are interlinked both individually and collectively. हमारे पास जो फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स हैं ये सब जुड़ी हुई हैं, मे बी इंडिविजुअली और मे बी कलेक्टिवली. It influences the growth and development of the living forms. Now, according to P. Gisbert, environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. एक और definition देख लेते हैं. According to E. J. Ross, environment is an external force which influences us. इन दोनों ही definitions में वो क्या बोल रहे हैं कि something that is influencing you, that is the environment. अब ये इन्फ्लुएंसेस कैसे कर सकता है? यू नो, इस पूरे वर्ल्ड में वी हैव दिस स्टिमुलस एंड वंस वी गेट द स्टिमुलस वी आर गोइंग टू रिएक्ट. तो हम रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एयर पे, वाटर पे, हर एक चीज़ पे रिएक्ट करते हैं. दैट मीन्स दे ऑल आर इन्फ्लुएंसिंग अस. इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर हम पर इन्फ्लुएंस करती है तो वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. बेसिकली इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर ऐसे 4 कंपोनेंट्स को रखा गया है. अब देखते हैं फर्स्ट वन, द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 500 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ मैटर होते रहते हैं. Their relative weights are of the following order: बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. तो बायोस्फीयर 1:300:69,100. एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5 × 10⁻15 मेट्रिक टन्स होता है. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये वेरी करता है कंसिडरेबली विद द अल्टीट्यूड. द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -100 डिग्री सेंटीग्रेड to +1200 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन दी अल्टीट्यूड. अब अगर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, whereas at 100 किलोमीटर above the sea level it drops to 3 × 10⁻⁻7 atmosphere. The atmospheric density at the surface of the earth ये है about 0.0013 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि डिक्रीज होता है शार्पली विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली थिन्स आउट इनटू द स्पेस. एट अबाउट 600 किलोमीटर और उसके ऊपर द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल डिस्क्राइब फ्री एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. इसमें 3 कैटेगरीज बना सकते हैं कंपोनेंट्स की. फर्स्ट, मेजर कंपोनेंट्स जिसमें नाइट्रोजन 78% तक है, ऑक्सीजन 20% और वाटर वेपर 0.1 to 5% तक. फिर है माइनर कंपोनेंट जिसमें है आर्गॉन 0.934% बाय वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड 0.032. इतना याद रखो, फर्स्ट नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, देन आर्गॉन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम वाटर वेपर को साइड में रख दे तो. फिर आता है ट्रेस कंपोनेंट्स. इसमें नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, जेनॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और आयोडीन आते हैं. अब ये जो एटमॉस्फेयर है जो कि 500 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस तक माना गया है, इसे हम ब्रॉडली 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. इस टेबल में दिखाई दे रहा है ट्रोपोस्फियर फर्स्ट है,
हाइट अबोव द अर्थ सरफेस ये है 0 to 11 किलोमीटर। फिर सेकंड पे आता है स्ट्रेटोस्फीयर जो है 11 to 50, मेसोस्फीयर 50 to 85 किलोमीटर, थर्मोस्फीयर 85 to 500। अब देखते हैं डिटेल में ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर इज द रीजन नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, ये सबसे नज़दीक है और इसका जो हाइट है वो 0 to 11 किलोमीटर तक आता है। जो अपर लिमिट है वो वेरी कर सकती है कुछ किलोमीटर से, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, नेचर ऑफ द टेरेस्ट्रियल सरफेस और भी सम अदर फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर 20 किलोमीटर तक चला जाता है और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक ही रहता है। द ट्रोपोस्फियर अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास, मतलब ज़्यादातर जितनी भी एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फियर में ही आ जाती है। विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होते जाता है और ट्रोपोस्फियर ख़त्म होते होते ये टेम्परेचर -55 to -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। द चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज कॉल्ड एज द लैप्स रेट। अब यहाँ पे टेम्परेचर गिरता है इसलिए ये लैप्स रेट पॉजिटिव है। इसका मतलब ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव लैप्स रेट होता है। कहने का मतलब अल्टीट्यूड की हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये पॉजिटिव लैप्स रेट है। द कंपोजिशन ऑफ एयर इस ट्रोपोस्फियर में मोर और लेस कांस्टेंट होता है अगर कोई सिग्निफिकेंट एयर पोल्यूशन ना हो तो। द डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है ये डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। अब ट्रोपोस्फियर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आता है ट्रोपोपॉज। आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रोपोपॉज हो गया मीन्स ट्रोपोपॉज। अब इस ट्रोपोपॉज में ये जो पॉजिटिव लैप्स रेट था ये चेंज होता है नेगेटिव लैप्स रेट में और इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर आखिर डिक्रीज होता क्यों है? इसका रीज़न है कि जो ट्रोपोस्फेरिक गैसेस हैं ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती, जबकि क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है वो इस इनकमिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रोपोस्फेरिक गैसेस को हीट करता है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब होता क्या है, ये जो प्रोसेस है कंडक्शन और कन्वेक्शन का ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है नियर द ग्राउंड, इसलिए द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड और ये तब तक होता है जब तक ट्रोपोपॉज पे हम नहीं पहुंच जाते। ट्रोपोपॉज भी मैंने बताया था कि वहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट होता है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर की। ट्रोपोपॉज के तुरंत ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव लैप्स रेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे अल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो स्ट्रेटोस्फियर के एंड होते होते ये टेम्परेचर इंक्रीज होके -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब ये जो नेगेटिव लैप्स रेट हुआ, ये वार्मिंग जो हो रही है ये होती है ओनली बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर यूवी रेडिएशन बाय दी ओजोन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन इस रीजन में 1 to 5 ppm बाय वॉल्यूम होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव लैप्स रेट के लिए। The air in this region of the stratosphere is very dry and the clouds and the convection currents from troposphere normally do not penetrate into it. ये जो ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर पे आके ख़त्म हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होता है तो स्ट्रेटोपॉज आ जाता है जो कि सेकेंड ट्रांजिशनल लेयर है और वो रिलेटिवली वार्म होता है। थर्ड लेयर है मेसोस्फियर। ये स्ट्रेटोपॉज के बाद शुरू होता है और एक्सटेंड करता है अप टू 85 किलोमीटर हाइट तक। अब इस मेसोस्फियर में अगेन पॉजिटिव लैप्स रेट आ जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने का रीज़न है कि यहाँ पे रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ ओजोन होता है या अदर स्पीशीज जो एब्जॉर्ब कर सकता था यूवी रेडिएशंस को जो कि सन से आती है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इमीडिएटली अबोव द मेसोस्फियर एक ट्रांजिशन स्टेट आता है मेसोपॉज और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और यही वो रीजन है जो मिनिमम और कूलेस्ट टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में। अब आता है थर्मोस्फियर। ये वो रीजन होता है जो इमीडिएटली मेसोपॉज के ऊपर आता है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि नेगेटिव लैप्स रेट यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच जाता है वो करीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है।
अब थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इस रीजन में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं ये इनकमिंग हाई एनर्जी सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जाए तो उसे इतना हॉट नहीं लगेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र कब होती है किसी ऑब्जेक्ट में? जब मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होता है। बट थर्मोस्फीयर में इतनी हाइट पे जो गैस का कंपोजिशन है, जो उसकी डेंसिटी वो बहुत कम होती है, इसलिए वेरी फ्यू ऑफ द वाइडली स्पेस फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स वुड कोलाइड विद द ऑब्जेक्ट, रिजल्टिंग इन द ट्रांसफर ऑफ ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हीट। तो इसलिए वहाँ पे हीट आपको पता नहीं चलता। इसके ऊपर अगर हमें देखना है तो एक्सोस्फीयर भी एक होता है। द एक्सोस्फीयर इज द अपरमोस्ट लेयर वेयर द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट एंड मर्ज्स विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। जितनी भी वेदर रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती हैं। अब एक लेयर होता है आयनोस्फियर। ये मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर इन तीनों को ओवरलैप करता है और ये बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। इट ग्रोज एंड श्रिंक्स डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन। The region above the stratosphere in the altitude range of 50 km to 100 km is called ionosphere. कभी कभी आसमान में मीटियोर शावर दिखाई देता है। बेसिकली जब मीटियोर स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वाइल कमिंग, जब एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर से वो गुजरते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी एयर की बहुत ही कम होती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जैसे ही मीटियोर मेसोस्फीयर में एंटर करते हैं वहाँ पे गैसेस की वजह से फ्रिक्शन होता है और हीट पैदा होती है, जिससे मीटियोर्स में बर्निंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इट्स डेफिनेशंस एंड द कंपोनेंट द एटमॉस्फेयर. If you like the video then do like, share and subscribe, and thank you for watching this video.